नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की सफ़र पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि सिर्फ 10 रुपये, जी हाँ, अब 10 रुपये से आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है ना, लेकिन इस 10 रुपये में मैं कोई आपको टोटका नहीं बताने वाला हूँ कि 2 रुपये की अगरबत्ती ले आओ, 4 रुपये का कुछ धूप लोबान ले आओ और कुछ जादू टोना होगा। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान की बात, समझ की बात, गरीब कौन अमीर कौन, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले कमेंट ले लेता हूँ। एक कमेंट मेरे पास आया है, ये गयास मोहम्मद सर लिखते हैं, सर आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं कंफ्यूज हो गया था, हकीकत यही है। अब ये कमेंट क्या है, जो मेरा इसके पहले वीडियो आया था, जो मीडिया पे चल रहा है, टीवी में दिन भर दिन रात एक ही चीज़ चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है। कई लोग यूट्यूब में डाल रहे हैं कि अब मार्केट बुरी तरह से क्रैश होगा, पैसा डूब जाएगा, ये सब चल रहा है। उसी पर उन्होंने कमेंट किया। देखिए, पहली बात तो मार्केट गिरता नहीं है। जब तक जैसे 2008 में जो क्रैश हुआ था मार्केट, जो बैंक वगैरह क्रैश हो गई थी, यूएस वगैरह का जो आया था, वैसी कोई घटना कभी कभार घटती है तो मार्केट गिरता है। बाकी समय में मार्केट को गिराया जाता है। गिराते कौन है? ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स बड़ा पैसा। देखो, जिनके पास बड़ा पैसा है वो मार्केट को गिराने का बहाना ढूंढते रहते हैं। अगर मार्केट गिरेगा नहीं, रिटेलर को, छोटे निवेशक को, हमको, आपको डराया नहीं जाएगा तो हम डर के मारे माल बेचते हैं और वो खरीदते हैं। कभी आपने सोचा है कि भाई मार्केट कब गिरता है? जब लोग अपने शेयर को बेचते हैं, अपने पोर्टफोलियो की होल्डिंग को बेचते हैं तो मार्केट गिरता है। मगर जब वो मार्केट गिरता है, वो बेचते हैं तो खरीदता कौन है? तो मैं यही समझता हूँ कि यही वो लोग हैं, उन्हीं का पैसा है। वही है, जैसे मान लो ए और बी, बस ए ने मार्केट से माल बेचा, इसने बेचा और बी ने खरीदा। मतलब मार्केट, अब जब ए ने माल बेचा, मार्केट नीचे आया तो हम जैसे लोग डर के मारे अपना माल हम भी बेचना शुरू कर देते हैं। जब हम भी बेचते हैं तो फिर क्या होगा? मार्केट नीचे आएगा और सस्ता हो जाएगा, तब इसी का भाई ये बी खरीद लेता है, ए का भाई बी खरीद लेता है, और फिर यही क्रम चलता रहता है। फिर अगली बार मार्केट गिराया जाएगा तो अब सारा माल किसके पास है? बी के पास। अब ये बी बेचेगा, वो बेचेगा तो फिर हम डरेंगे, फिर मार्केट गिरेगा, माल सस्ता होगा, फिर ए खरीद लेगा। बस यही चलता रहता है मार्केट में। जिसके पास बड़ा पैसा है वो यही काम करते हैं। अच्छा, उनके पास बड़ा पैसा है तो उनको 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया भी अगर कहीं मिलता है तो काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह मार्केट गिरता नहीं है, अक्सर गिराने की कोशिश होती है, और ये बड़ा पैसा जो ऑपरेटर होते हैं वो लोग ये काम करते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी आप देखेंगे तो मार्केट में गिरावट ज़्यादा दिन नहीं चलती। मार्केट गिरता है तो कुछ दिन में फिर रिकवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा पैसा, ये ए और बी, ये जो दो लोग हैं ना, ये दो ही लोग जो उपद्रव करते हैं, इनको पता चल गया कि भाई रिटेल इन्वेस्टर भी अब हिम्मत से मैदान में खड़ा है। मैं बेचूंगा तो वो खरीदेंगे, वो नहीं बेच रहे। कुछ लोग बेचते हैं, बहुत से लोग बेच भी देते, लेकिन अब उसको पता चल गया इस ऑपरेटर को कि मार्केट इतनी आसानी से ज़्यादा मैं तोड़ नहीं सकता। और ये ताकत किसकी थी? रिटेल इन्वेस्टर की। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट के गिरावट से डरना नहीं है। जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो, आप मार्केट में डटे रहें, बने रहें। चलिए, आज जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, उस पर हम कुछ बात करते हैं कि गरीब और अमीर कौन। अक्सर मैं बात करता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सबके लिए अलग अलग हो सकता है, और वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम किसी को कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि उसकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए वो अपने अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस ही नहीं करता।
किसी भी प्रकार का फ्रीडम महसूस नहीं करता, क्योंकि वो लालसाओं में जकड़ा हुआ होता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। इसलिए ये थोड़ा सा इस बारे में कहना कि अमीर कौन गरीब कौन, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के पास अगर 2-4 लाख रुपए भी हो जाएं, यहाँ तक कि अगर 10,000 रुपये भी हैं किसी के पास, तो वो भी बाजार में जाके सोना चांदी खरीदने लगता है, अपने आप को अमीर महसूस करता है। और किसी के पास 50-60 करोड़ रुपया भी हो तो वो अपने आप को किसी से गरीब ही समझता है और पैसा आने दो के चक्कर में लगा रहता है। तो ये सब बातों को भी ध्यान रखना है। अब गरीब कौन रह सकता है? तो देखिए, गरीब वो रह सकता है जो चीज़ों को नहीं जानता, जिसको कैलकुलेशन करते नहीं आता, जो चीज़ों को समझना नहीं चाहता, वो गरीब रहता है। पहली बात तो मैं आपको कह दूं कि इसका कोई पैमाना नहीं है कि आपके पास 10 करोड़ होगा तो आप अमीर हो जाएंगे, आपके पास 50 करोड़ होगा तो आप अमीर हो जाएंगे। ऐसा कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए हम हमेशा अपने आप को गरीब ही महसूस करते हैं। ये एक अलग मैटर है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आप अगर कैलकुलेशन नहीं करते, आपको गणित नहीं आता, आप उस पर यकीन नहीं करते, तो यकीन मानिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं पा सकते। अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्या? तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? मान लीजिए आपके घर में आपकी इनकम बहुत कम है, आप थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। मान लीजिए अचानक आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई बीमार हो गया और उसके इलाज में 1 लाख 2 लाख 50,000 जो भी लग रहा है, आपके पास अगर वो पैसा नहीं है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं हैं। यह भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम का ही एक तरीका है, एक तरीका कहूँगा, एक उदाहरण है कि भाई जब आपके पास आपकी इमरजेंसी के टाइम में आपके पास पैसा नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर इतना भी फ्रीडम हमको मिल जाता है कि अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, अब हम उसको अच्छे से हल कर पाते हैं, तो भी हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम ही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या हो सकता है? जब हमको कोई काम नहीं करना है, हर महीने पेंशन के रूप में घर बैठे पैसा मिलता रहे, या हम शिथिल हो गए, अब हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हमको पैसा मिलता रहे, ये सब भी हो सकता है। मगर उसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी। कोई आपके लिए करने वाला नहीं है। हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते कि कोई हमारे लिए कुछ करके देगा, वो करना आपको ही पड़ेगा। जब आपका जन्म हुआ है तो आपको पता है कि जन्म हुआ है तो मुझे तो जीना है। कितने साल जीना है ये आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब तक हैं तब तक के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो उस संघर्ष के लिए व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनके पास इनकम कम है, छोटे छोटे धंधा करने वाले लोग हैं। नौकरी करने वाले तो अलग हैं, जो मजदूरी, ऐसे कई कमेंट आते हैं जो मजदूरी कर रहे होते हैं, वो भी मुझसे कहते हैं कि सर ऐसा ही पैसे लगाऊं क्या? तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई आप सिर्फ 10 रुपये रोज म्यूचुअल फंड में SIP जब हम करते हैं तो वहां पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी SIP ऐसी मिलेगी जहाँ पर आप सिर्फ 100 रुपये महीना से SIP चालू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ 10 रुपये रोज। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं और 5 लोग एक टाइम में खाने में, मैं मान लेता हूँ कि वो 1 किलो चावल खाते हैं, 1 किलो चावल लगता है 5 लोगों को। अगर वहाँ से थोड़ा सा चावल, ये 50 ग्राम चावल या 100 ग्राम चावल कम कर दिया जाए, 1 किलो की जगह 950 ग्राम चावल बनाया जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो 5 लोग जो है उनका पेट नहीं भरेगा या वो कमज़ोर हो जाएंगे? ऐसा लगता है क्या आपको? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो मैं वही कहता हूँ कि आपके अंदर में, जैसा कि मैंने कहा, आपको जानना, समझना और कैलकुलेशन ज़रूरी है। जैसे कई लोग कहते हैं आप सब बताते हैं गणित, अंकों का खेल, अंकों से कुछ नहीं होगा। अरे सर,
अंकों से ही होगा। अंकों से क्या होगा, जब आप ऐसा कैलकुलेशन करके देखेंगे, समझ के देखेंगे, तो आपकी इसके प्रति रुचि बढ़ेगी। आपने बच्चों को भी देखा होगा, अपने छोटे छोटे बच्चों को जब वो स्कूल जाते हैं और उनसे कुछ सवाल बनने लगते हैं तो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और उनको और लगता है कि मुझे और सवाल दो। जो अच्छे करने वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वही हाल यहाँ भी है। अगर आप समझने वाले हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यही बात यहाँ पर लागू होती है। तो हम उदाहरण लेके देखते हैं। अगर मान लो आप सिर्फ 10 रुपये रोज बचा लेते हैं या 50 ग्राम चावल बचा लेते हैं 1 किलो में से, तो आपके पास महीने में 300 रुपये जमा हो जाते हैं। अब इस 300 रुपये को आप किसी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। उदाहरण मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, आगे प्रूफ भी दिखाऊंगा। ये SIP आप 300 रुपये महीने की करते हैं और 22 साल के लिए करते हैं। अब आप फिर सवाल हो गया ना खड़ा, 22 साल। कई लोग तो यहीं पर वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे कि 22 साल किसने देखा, इतना लंबा टाइम। अरे भाई, पूरी ज़िंदगी टाइम में बीतना है, पूरी ज़िंदगी टाइम में बीतना है। ज़्यादा अच्छा है कि ये 22 साल भी बिता लें और इस 22 साल में कुछ ऐसा कर लें कि इसके बाद वाला समय अच्छे से बीत जाए। तो यदि आप ये SIP करते हैं 22 साल तक और यदि आपके म्यूचुअल फंड ने 22% का रिटर्न बना के दिया, हालांकि शेयर बाजार म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, ये रिटर्न कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 22% रिटर्न क्या किसी ने दिया है, मैं आगे बताऊंगा आपको प्रूफ सहित। तो इस 22 साल में 300 रुपये महीने के हिसाब से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 19,200 रुपये और जो रिटर्न आपको मिल सकता है वो हो सकता है 13,52,267 रुपये। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखा जाए तो आपके पास जमा हो जाते हैं 14,31,467 रुपये। अब कुछ कहेंगे यार ये 14 लाख 22 साल बाद इसकी वैल्यू क्या बचेगी। अरे भाई, मैं कहता हूँ वैल्यू, ये 10 रुपये नहीं बचाते, ये 50 ग्राम चावल आप नहीं बचाते तो कौन सी वैल्यू आपके पास बच रही थी? कौन सी वैल्यू आपके पास बच रही थी अगर आपने 50 ग्राम चावल नहीं बचाए होते? आपने, और ये 50 ग्राम चावल बचाने से आपको दुबले तो हो नहीं गए, कमजोर तो हो नहीं गए, मगर आपके पास उस 50 ग्राम चावल से 14,31,000 रुपये इकट्ठा हो गए। अब आप कहेंगे कभी मिला है क्या? बताओ, बकवास मत करो, ऐसे ही कहेंगे ना, बकवास मत करो, मिला है क्या कभी बताओ। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसे बहुत सारे फंड हैं। ये यहां पर देखें आप, ये एक्चुअल में लमसम का है। अगर किसी ने एक साथ लमसम 10,000 रुपये जमा कर दिए होते एक साथ, ठीक है, और ये मैं बता रहा हूं आपको 22 साल का टाइम है। यहां पे ऑल इक्विटी चुना है मैंने, तो ये आप देख सकते हैं यहां पे ये इतने सारे फंड निकल कर आ रहे हैं। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, सुंदरम मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रूडेंट टेक्नोलॉजी, ICICI प्रूडेंशियल ELS, यानी आप इतने सारे फंड को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 22 साल में सबसे टॉप में 10,000 रुपये के 12,62,000 रुपये बना के देने वाला निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, जिसने 24.58% का रिटर्न बना के दिया है। हम तो 22% की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 24% का रिटर्न है। आप देख सकते हैं दूसरा फंड ये भी है सुंदरम का, इसने भी 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यहाँ देखिए 22%, 22%, 21%, 21, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए 21% से ऊपर, ये यहाँ पर जाकर के आप 20% हुआ है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद और कम करते जाएं और कम करते, तो इतने फंड में आप देखेंगे, गिन के देख लीजिएगा कितने सारे फंड गिन लीजिएगा आप, यहां से लेके यहां तक, ये देख लीजिए इतने सारे फंड में जो सबसे कम रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड आपको दिख रहा है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ
फोर्टनाइट इक्विटी फंड, ये देखिए ये फोर्टनाइट फंड है, इसका रिटर्न थोड़ा सा कम, फिर भी इसने भी 19.5% का रिटर्न बनाकर दिया है। अब बात ये आती है कि भाई ये 14 लाख 15 लाख से होता क्या है? तो भाई आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा कुछ तो करें, कुछ तो कर रहे हैं ना। अब मैं आपको बताता हूं 300 रुपए की SIP, उसका कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं कि 300 रुपए की SIP आपने करी तो क्या हुआ, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग जिनके पास पैसा कम है, जो पैसा कैसे बनाएं कैसे बचाएं इस पर चर्चा करते हैं, इस बारे में सोचते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि अधिकतर लोग यही कहते हैं, सुनने मिलता है मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से करूं। पैसे से ज़्यादा जरूरी है आपकी सोच, आपके जीवन जीने का तरीका, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं देखता हूं कि आपको यहां पर कई जगह, आप 22 साल छोड़िए, कई जगह पर आपने अपने आप को आर्थिक परेशानी से बचता हुआ महसूस किया होगा इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। तो देखिए आपने 3,000 रुपये महीने की SIP किया तो क्या हुआ, ये लाइव रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कैश फ्लो चार्ट है। किसी व्यक्ति ने 30 जुलाई 2002 को यहां पर 300 रुपये इन्वेस्ट किए, तो उस वक्त में कौन सा फंड है ये? सुंदरम मिड कैप फंड, रेगुलर प्लान है ये, मगर मैं डायरेक्ट में तो ज़्यादा रिटर्न होगा, ये रेगुलर का दिखा रहा हूं। उस वक्त जो NAV थी 9.93 की इसकी NAV थी, और यहां पर हर महीने 300 रुपये जमा करते गए। अब हर महीने 300 रुपये जमा किए, यानी 10 रुपये रोज के हिसाब से करते गए, तो आप यहां आगे देखेंगे जब ये 5 साल हुए, देखिए कहां कहां मैंने क्या कहा था कि आर्थिक आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम वो भी है कि जब आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ काम आ जाए, तो आपके पास कुछ पैसे तो होना चाहिए। आपने सिर्फ 50 ग्राम चावल बचाया, लेकिन जैसे 5 साल हुए आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया 18,000 रुपये, 60वां महीना देख सकते हैं आप, 18,000 रुपये जमा हुए, और उस वक्त में उसकी वैल्यू बन गई थी 72,000 रुपये। 18,000 रुपये की वैल्यू 72,000 रुपये 2007 में। तो क्या ये 72,000 रुपये की वैल्यू उस वक्त में नहीं थी? क्या यदि आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती, किसी की तबीयत खराब हो जाती, तो क्या ये पैसा आपका इलाज करने में काम नहीं आ सकता था? तो क्या आपने यहाँ पर भी फाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस किया? इसके पहले भी आप कर सकते थे, देख सकते थे अलग अलग। हाँ, कभी कभी मार्केट में गिरावट हुई तब जरूर डर लगा, लेकिन अगर आप बने रहे तो आप देखेंगे चार्ट को, ये देखिए आप देखते जाएं, यहाँ पर जब आपके 80 महीने हुए, आपके 24,000 रुपये जमा हुए, और इसकी वैल्यू उस वक्त में थी 40,772 रुपये। अब अगर आपको जरूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, आपने निकाल लिया, पर मैं ये कहता हूं कि इस पैसे को जल्दी ना निकालें जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए, आपका उद्देश्य पूरा ना हो। अगर आपने यहाँ निकाल लिया, भाई ज़रूरत पड़ गई तो निकालेंगे ना, किससे मांगने जाएंगे, पैसा हमारा है, निकालेंगे भाई, लेकिन जब तक बहुत ज़रूरी हो तब तक नहीं निकालें। ये नहीं कि ये बोले क्या बोले 40,000 रुपये जमा हो गए तो अब एक काम करता हूँ, एक मोटरसाइकिल ले आता हूँ EMI पे, उस सब के लिए नहीं। लेकिन अगर आपने निकाल लिया तो ठीक, लेकिन नहीं निकाला तो इसी 24,000 की वैल्यू आज है 10,20,000 रुपये। समझ रहे हैं आप? 24,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, वो 50-50 ग्राम चावल बचा के, जिसकी वैल्यू 80 महीने के समय में 24,000 थी, और आज उसकी वैल्यू 10,20,000 रुपये है। अब यहाँ पर भी आप अपना इमरजेंसी का काम चला सकते थे, लेकिन जब 16 साल हुआ आपकी SIP, आप कंटिन्यू करते गए, पैसा आपने वहाँ पे नहीं निकाला, और 16 साल जब हो गए तो 16 साल में आप देखेंगे 2018 में आपके जमा हुआ इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ आपका 57,900 रुपये। अब ये 57,000 रुपये की वैल्यू उस समय में कितनी थी? 4,77,390 रुपये।
तो वो 50 ग्राम चावल से आपके पास से लगभग 4.5 लाख रुपए हो गए। अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी आई तो आप यहाँ पर भी आर्थिक आज़ादी को महसूस कर सकते थे या कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे निकाल लिया कोई इमरजेंसी के कारण तो आप ये 4.5 लाख रुपए तो आपके काम आ ही गए। लेकिन यदि आपने नहीं निकाला, बने रहे, तो आज उसकी वैल्यू है 12,45,000 रुपए। 12,45,000 रुपए। इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं, ये उन लोगों के लिए खासतौर से बार बार कमेंट में लिखते हैं 22 साल किसने देखा, 25 साल किसने देखा, सब बकवास है, बकवास मत करो। अरे भाई, गणित है, सच है, करके देखो। बकवास ये नहीं, बकवास हमारी सोच है कि हम इन चीज़ों को करना ही नहीं चाहते। करके देखिए। अब आगे देखें, यहां पर चलें, देखते जाएं आप पूरे चार्ट को। आप चाहे तो वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। अब यहां पर आते हैं 30 अप्रैल 2025। 30 अप्रैल 2025 को आपके जमा हुए हैं 300 रुपये महीने के हिसाब से 82,200 रुपये, और उसकी वैल्यू आज है 12,95,130 रुपये। यानी आपने वो 50 ग्राम चावल बचा करके लगभग 13 लाख रुपए आपके पास जमा हो गए। कैसे कह सकते हैं आप इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू, उस समय कितनी वैल्यू थी, इस समय कितनी वैल्यू थी? वो 50 ग्राम चावल आप खा लेते, अगर नहीं खाया तो क्या दुबले हो गए, कमजोर पड़ गए, हाथ पैर चलना बंद कर दिए? नहीं किए ना। पर ये है आपको ताकत देने के लिए 13 लाख रुपए। अब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप बड़ी SIP करें, कम है तो छोटी करें। आप ये 10 रुपये रोज भी अगर नहीं बचा पा रहे हैं, 10 रुपये रोज भी यदि आप नहीं बचा पा रहे हैं, तो मैं कहता हूं आप 5 रुपये रोज, 100 रुपये महीना, 150 रुपये महीने की भी SIP चालू कर दें तो कुछ ना कुछ पैसा तो आपके पास आएगा। आप ये वीडियो को देख करके ये क्यों सोचने लग जाते हैं कि 22 साल किसने देखा, 25 साल किसने देखा, 30 साल किसने देखा? क्या बीच में भी आपने नहीं देखा कि वो पैसा आपकी इमरजेंसी में, आपकी ज़रूरत में, आपके परिवार में कोई तकलीफ में हो तब आपके लिए वो पैसा इकट्ठा होकर काम आएगा? ये आप समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, और हाँ, अपने दोस्त भाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।